दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। ये यूपी का पेपर कर रहे हैं, यूपी PCS का 2014 का कुछ अभी बचा हुआ पार्ट उसको करेंगे। और ये किसी भी PCS के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जो PCS में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं या IAS में भी जो पूछे जा चुके होते हैं वो अदर PCS में भी पूछे जाते रहते हैं, अदर स्टेट के, और जनरल कंपटीशन में भी काफ़ी पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, PYQ, क्योंकि जो IAS और PCS का क्वेश्चन होता है तो वो उसके आसपास से या फिर वो भी रिपीट भी होते रहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो उसी को करेंगे। 2014 का पेपर है, ये फुल लेंथ करेंगे। और सेक्शन वाइज भी हम लोगों ने किया हुआ है, ज्योग्राफी किया हुआ है, हिस्ट्री किया हुआ है, पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी वो कंप्लीट किया हुआ है, उसको भी जा कर के देख सकते हैं। और केमिस्ट्री भी किया हुआ है, उसको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और ये यूपी PCS का पेपर है 2014 का, कुछ पार्ट बचा हुआ है उसको करेंगे। ठीक है, और बिहार PCS का भी कम से कम 16-17 साल का पेपर किया हुआ है। तो आप क्योंकि एक दूसरे का मतलब कि बिहार PCS या फिर यूपी का या फिर अदर स्टेट्स का जो होता है, एक दूसरे के मतलब कि PCS में पूछे ही जाते रहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, तो मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र जो है धान का खेत है। ठीक है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है कौन सा, तो धान का खेत, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है किससे, तो ओजोन जो है बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, बी आंसर हो जाएगा। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, बी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे से पता चलेगा। देखिए, पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ओजोन परत के द्वारा पृथ्वी पर आने से रोका जाता है। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश की 90 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है। यह परत मुख्यतः समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है। ठीक है, इसकी मोटाई भौगोलिक दृष्टि से मौसम के अनुसार बदलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओजोन परत जो कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, वो अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक लेती है, वो पृथ्वी पर नहीं आ पाती है। ठीक है, जिससे कि चर्म कैंसर और अन्य तरह के बीमारियां वो से बचाव होता है पृथ्वी पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो वही बोल रहा है कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है किससे, तो अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ठीक है, पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव विघटित प्रदूषक है, तो जैव विघटित प्रदूषक इसमें कौन सा है, तो वाहित मल जो है वो जैव विघटित प्रदूषक है। पारा, प्लास्टिक, एस्बेस्टस, वाहित मल, तो इन चारों में वाहित मल जो है जैव विघटित प्रदूषक है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान था कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ बाघ, तेंदुए, हाथी आदि पाए जाते हैं। यह भारत में स्थापित सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान 1983, दुधवा 1977, गोइंडी 1976 में स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, तो इनमें से कौन जो है द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, ये पूछ रहा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। PAN ये द्वितीयक प्रदूषक है। स्मॉग द्वितीयक प्रदूषक है, और ओजोन भी है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो है द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, नहीं पूछ रहा था, ध्यान रखेंगे। PAN ऐसे भी पूछ देता है कि इनमें से कौन द्वितीयक प्रदूषक है, तो द्वितीयक प्रदूषक में PAN, स्मॉग और ओजोन है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और आसपास से क्वेश्चन पता चलेंगे। द्वितीयक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों से बनते हैं। इन प्रदूषकों को एक स्रोत से सीधे उत्सर्जित नहीं किया जा सकता है।
इसकी बजाय स्रोतों से निकलने वाले प्रदूषक वायुमंडल में अणुओं के साथ क्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं, जबकि एक स्रोत से उत्पन्न होने वाला प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषक कहलाता है। कुछ द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित हैं। तो कुछ द्वितीयक प्रदूषक इसमें से क्या क्या है? तो ओजोन है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, PAN, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, स्मॉग है आदि। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि प्राथमिक प्रदूषक हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आदि प्राथमिक प्रदूषक हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। ठीक है, जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो दाचीगाम जो है, दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो केवलादेव घाना राजस्थान में है। ठीक है, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य जो है राजस्थान में है। और कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है। और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो पेरियार जो है वो है केरल में। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। ये काफ़ी बार रिपीट होता है तो इसको ध्यान रखेंगे। दागचीगाम तो काफ़ी बार पूछा जाता है। दागचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। तो ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा ए आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। दाचीगाम वाला देख लेते हैं। दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह एकमात्र क्षेत्र है जहां कश्मीरी स्टैग हंगुल पाए जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो कश्मीर में, यहाँ पे कश्मीरी स्टैग कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। और यहाँ कश्मीरी स्टैग हंगुल पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित कौन सी नहीं है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल, हंगुल आपने अभी देखा था, हंगुल कहाँ? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, वहाँ पाया जाता है। तो पेरियार में नहीं पाया जाता, तो यही सुमेलित नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में हाथी, सही है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ भी हाथी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर, सही है, लेकिन बी सही नहीं है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है कब? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, इसको ध्यान रखेंगे कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है कब? तो 16 सितंबर को। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नीरी स्थित है, नीरी कहाँ स्थित है? तो नीरी जो है नागपुर में स्थित है, ए आंसर हो जाएगा। नीरी नागपुर में स्थित है, ये आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान 1958 नीरी CSIR का एक उपक्रम है। यह पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित अनुसंधान एवं व्यावहारिक सुझाव देता है। नीरी नागपुर में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है किसका? तो पराबैंगनी विकिरण त्वचीय कैंसर का कारण हो सकता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकती है, त्वचीय कैंसर का कारण हो सकती है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग क्या होते हैं? तो निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। ठीक है, यही सी आंसर हो जाएगा। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है, सी आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट
हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है कौन सी? तो इनमें से कोई भी हो जाएगा। ठीक है, पाँव से ली जाने वाली सीरा, ये भी, और अग्र हस्त से ली जाने वाली धमनी, ये भी, और सीने या छाती के वक्ष स्थान से ली जाने वाली धमनी। तो यही है कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है। तो इनमें से कोई भी हो जाएगा, ए बी सी में से कोई भी, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोलॉजिकल रीसरफेसिंग, ठीक है, बायोलॉजिकल रीसरफेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं किसका? तो घुटने के जोड़ों का उपचार करते हैं, ये आंसर हो जाएगा। बायोलॉजिकल रीसरफेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं घुटने के जोड़ों का उपचार करते हैं, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों दृष्टि का बुक है, उसी से कर रहा हूँ, दृष्टि का क्वेश्चन बैंक है यूपीपीसीएस के लिए, उसी से कर रहा हूँ। ठीक है, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो कैथ लैब किस विभाग में होती है? वो होती है कार्डियोलॉजी विभाग में। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? कैथ लैब होगी कार्डियोलॉजी विभाग में, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैथ लैब जो होगी कार्डियोलॉजी विभाग में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है किसमें? तो छोटे बच्चों में पाया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है किसमें? छोटे बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाई जाती है कहाँ? तो छोटे बच्चों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो बायोल्यूमिनेंस कहते हैं। ठीक है, बायोल्यूमिनेंस। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को कहते हैं क्या? तो बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बार बार रिपीट भी हो जाता है क्वेश्चन, तो उसको ध्यान रखेंगे। स्त्रियों के रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो एस्ट्रोजन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। ठीक है, एस्ट्रोजन का उत्पादन समाप्त हो जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। स्त्रियों के रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो एस्ट्रोजन का। उपयुक्त प्रश्न का उत्तर आयोग ने प्रारंभ में विकल्प सी माना था, परंतु बाद में जारी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न के मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। हालांकि इसके विकल्प ए और सी दोनों सही हैं। ये रजोनिवृत्ति के पश्चात हार्मोन उत्पादन समाप्त होता, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों समाप्त होता है, तो इसलिए ए और सी दोनों होगा। ठीक है, ए और सी दोनों होगा, इसी वजह से इसको आयोग ने बाहर कर दिया था। ठीक है, दोनों सही है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का संबंध मासिक धर्म से है। मासिक धर्म आमतौर पर 9 से 15 वर्ष की आयु की लड़कियों में प्रारंभ होकर लगभग 50 वर्ष की आयु या रजोनिवृत्ति तक चलता है। ठीक है, तो इनमें से स्त्रियों के रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इन दोनों का समाप्त हो जाता है उत्पादन। ठीक है, रजोनिवृत्ति के पश्चात, ध्यान रखेंगे। अगर इनमें से एक विकल्प रहेगा तो एक को चुन लेंगे, अगर दोनों हैं तो इनमें से दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो इनमें से विस्फोटक पदार्थ जो है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ये दोनों तो है, और साइक्लोट्राइमेथिल
ट्राई नाइट्राइमीन ये भी है, लेकिन नाइट्रोक्लोरोफॉर्म नहीं है। ठीक है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ये विस्फोटक पदार्थ नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ये निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। डी आंसर हो जाएगा। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ये निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है। ठीक है, सौर सेल। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर सेल होता है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कभी भी डालूं तो आपको मिल सके। और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि चैनल का भी ग्रोथ हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी12 में ये सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो विटामिन बी12 में क्या होता है? तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट होता है। काफ़ी बार पूछा जाता है विटामिन बी12 में क्या होता है? तो कोबाल्ट होता है। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल में क्या होता है? तो क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। और पीतल में क्या होता है? तो पीतल में होता है तांबा। पीतल में तांबा होता है। ठीक है, विटामिन बी12 में कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन में लोहा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, पीतल में तांबा होता है। ठीक है, तो ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। विटामिन बी12 में कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन में लोहा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, पीतल में तांबा होता है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है कितनी? किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई के आधी होती है। बी आंसर हो जाएगा। व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ठीक है, तब व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दिख जाएगा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है कितनी? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होमी भाभा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो होमी भाभा पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है। बी आंसर हो जाएगा। होमी भाभा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार। होमी भाभा पुरस्कार नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगे किस में नहीं चल सकती? तो निर्वात में नहीं चल सकती ध्वनि तरंगे। ठोस में चलती हैं, द्रव में भी, गैस में भी, लेकिन निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ये भी पूछ दिया जाता है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की है? तो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं क्योंकि इसके कण तरंग की गति की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। ध्वनि तरंगों को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वह ठोस, गैस व द्रव। ये तरल पदार्थों में से किसी के भी अणु हों जो तरंगों के संचरण में सहायक होते हैं। चूंकि निर्वात में माध्यम की अनुपस्थिति होती है, जिस कारण ध्वनि तरंगे संचरण नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है कैसे? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। ये निर्वाचन आयुक्त मतलब मुख्य निर्वाचन के आयुक्त, जो 2 निर्वाचन आयुक्त हैं उनके बारे में ये बोला जा रहा है कि जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त जो 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं ना, उनके बारे में बोला जा रहा है, ध्यान रखेंगे। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, कैसे? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में उपबंध किया गया है, निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। मुख्य आयुक्त व अन्य 2 आयुक्तों के पास समान शक्तियां, समान वेतन व अन्य लाभ होते हैं। उनका कार्यकाल सामान्यतः 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तक होता है। वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं तथा उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, उनका कार्यकाल सामान्यतः 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तक होता है। वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं तथा उन्हें हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। किसको? तो राष्ट्रपति को पत्र लिखकर। ठीक है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ध्यान रखेंगे, ये भी काफी बार रिपीट होता है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, तो राष्ट्रपति को। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? तो इनमें से कौन राज्यसभा के विषय में सही है? यह भंग नहीं की जा सकती, तो राज्यसभा जो है यह भंग नहीं की जा सकती है, ये सही है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, नहीं 6 वर्ष का होता है, तो गलत हो गया। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो ये सही है। तीसरा भी सही है। और इसका सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। 25 नहीं, 30 वर्ष से कम के नहीं होंगे राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा। यह भंग नहीं की जा सकती है राज्यसभा, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। सी आंसर हो जाएगा। 1 और 3 सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसद में होते हैं, तो भारत की संसद में कौन कौन से होते हैं? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा जो होते हैं, ये भारत की संसद में ये भाग होते हैं। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो 1, 2 और 3 सही होगा। संसद में कौन कौन होते हैं भारत के संसद में? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ध्यान रखेंगे इसको। संविधान के अनुसार भारत के संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट काफ़ी बार रिपीट होता है, इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्यसभा को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40 है। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40 करता है। बी आंसर होगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख मिलता है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वही मनोनीत करते हैं। ध्यान रखेंगे इसको कि भारतीय संसद के लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होता है, उसके अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करते हैं। ए आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इससे और आसपास से क्वेश्चन बनेंगे। लोक लेखा समिति भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों की समिति है जो भारतीय सरकार के खर्चों का लेखा परीक्षण करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार तथा राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है तो अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत की गई है। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है तो अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 281 के अंतर्गत की गई है। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे कौन? तो बी.एन. राव थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। ध्यान रखेंगे इसको, काफी बार रिपीट होता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो इनमें से संविधान प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे वो देखते हैं। तो इनमें से एन गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ये नहीं थे। कौन थे? तो एन गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो 1 और 3 सी आंसर हो जाएगा। 1 और 3 सही है, सी आंसर होगा। संविधान की प्रारूप समिति को भारत का संविधान लिखने की जिम्मेदारी के साथ गठित किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, एन माधवराव, इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था। सैयद मोहम्मद सादुल्ला एवं टी.टी. कृष्णमाचारी, इन्होंने 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो इनमें से संवैधानिक संस्था वित्त आयोग, योजना आयोग, लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। तो इनमें से योजना आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था नहीं है। ध्यान रखेंगे, योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। बाकी जो है वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग ये संवैधानिक संस्था है। देखिए एक्सप्लेनेशन। भारत के संविधान में योजना आयोग के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में प्रावधान नहीं है इसका। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करके योजना आयोग की स्थापना की गई थी। वर्तमान में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है महाभियोग चलाने के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध। ध्यान रखेंगे इसको कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो 14 दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो 2 लोगों को मनोनीत करते थे, लेकिन अब ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद ये क्या बोलते हैं, संविधान संशोधन 104वें संविधान संशोधन द्वारा 104वें संविधान संशोधन द्वारा अब आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को अब मनोनीत नहीं किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ध्यान रखेंगे इसको। पहले 2 लोगों को मनोनीत किया जाता था। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो पहले 2 लोगों को किया जाता था, डी आंसर हो जाएगा। लेकिन अब इससे 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसको अब मनोनीत करने का प्रावधान खत्म कर दिया गया। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत यदि राष्ट्रपति की राय में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस समुदाय के अधिकतम 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। अतः विकल्प डी सही है। उल्लेखनीय है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों के मनोनयन संबंधी उक्त प्रावधान 26 जनवरी 2020 से निष्प्रभावी हो गया है। हालांकि ये जो 18वीं लोकसभा 2024 में जो गठित किया गया तो इसमें अब आंग्ल भारतीय समुदाय को नहीं मनोनीत किया गया है। ध्यान रखेंगे इसको।
104 में संविधान संशोधन जो हुआ था उससे इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो पंचायती राज संस्था से संबंधित इसमें से कौन नहीं है? PVN राव समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता, बलवंत राव मेहता। तो PVN राव समिति जो है ये पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। LM सिंघवी समिति तो है पंचायती राज से, अशोक मेहता भी है और बलवंत राय मेहता भी है, लेकिन PVN राव समिति जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे? तो वो है लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष तो है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य दमन दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली। अब क्षेत्रफल के अनुसार तो जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना दिया गया है तो अब क्षेत्रफल के अनुसार लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र हो गया है। ठीक है, तो इनमें ऐसे लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद जम्मू कश्मीर हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान की मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो मूलभूत ढांचे की अवधारणा केशवानंद भारती केस में प्रतिपादित की गई थी ना। तो इसमें इंदिरा साहनीवाद है, शंकरी प्रसाद वाद है, तो रुदल शाह वाद है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि किसमें किया गया था? निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो किसमें की गई थी? तो वो की गई थी केशवानंद भारती केस में। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि क्या? तो वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा में 8% वोट प्राप्त करता है। ठीक है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो ये इनमें से कौन कब कब बना है राज्य? भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो कौन कब बना है उसके अनुसार करना है। तो बी आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश 1953 में, ठीक है, 1953 में आंध्र प्रदेश, और हरियाणा कब हुआ था? हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, 1971 में, और सिक्किम 1975 में। ठीक है, तो 1, 3, 1953, 1966, फिर 1971, 1975। तो 1, 3, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश 1953, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, सिक्किम
75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो किसके द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना? तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1935 के अधिनियम के द्वारा, ध्यान रखेंगे इसको, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए, भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। ठीक है, किस अधिनियम के तहत? तो 1935 के अधिनियम के तहत भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरा सूचकांक विकसित किया गया है। तो हरा सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा विकसित किया गया है। हरा सूचकांक विकसित किया गया है तो विश्व बैंक के द्वारा हरा सूचकांक विकसित किया गया है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वानिकी एवं मत्स्य पालन की वृद्धि दर अनुमानित है। तो कितना? तो 4%। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वानिकी और मत्स्य पालन की वृद्धि दर अनुमानित है कितनी? तो 4% अनुमानित है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो किसमें कौन सा क्रांति? तो खाद्य उत्पादन वृद्धि किसमें है? तो खाद्य उत्पादन वृद्धि हरित क्रांति से संबंधित है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति से। दुग्ध उत्पादन किससे? तो दूध उत्पादन श्वेत क्रांति है, दूध उत्पादन। और मत्स्य पालन किसकी? तो मत्स्य पालन जो है नीली क्रांति से। और उर्वरक जो है भूरी क्रांति से संबंधित है। ठीक है, तो ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, खाद्य उत्पादन वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति और उर्वरक जो है भूरी क्रांति से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, काफी बार ये क्रांतियां पूछी जाती हैं, काफी बार रिपीट होती हैं। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। ठीक है, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का। ठीक है, ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है ट्राइसेम। ट्राइसेम ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना 1979 में लॉन्च किया गया। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करके स्वरोजगार के लिए कुशल बनाना है। इसे लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य युवाओं में 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार की समस्या का निदान करना है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार होगा कितना? तो 1000 बिलियन होगा। सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार होगा 1000 बिलियन। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है किससे? तो आर्थिक विकास से संबंधित है। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज आर्थिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा तो नक्शे से संबंधित है। नर्क से। ठीक है, नर्क से। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है नक्शे से। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार 2011-12 में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 2011-12 के अनुसार था। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रीय अभिकरण नोडल एजेंसी है? तो कौन है? योजना आयोग। ठीक है, अब तो इसके स्थान पर नीति आयोग आ गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रीय अभिकरण जो है या नोडल एजेंसी कौन है? तो योजना आयोग थी। अब इसके स्थान पर नीति आयोग आ गया है ना।
देखिए एक्सप्लेनेशन, 2014 तक योजना आयोग भारत में राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण थी। 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? तो नाबार्ड के द्वारा किया गया है, बी आंसर हो जाएगा। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? तो नाबार्ड के द्वारा किया गया है, नाबार्ड के अधीन, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान कब? तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 का है, सर्व शिक्षा अभियान है 2001 का। साक्षर भारत, साक्षर भारत कब का? तो 2009 का। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब का है? तो 1987 का। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है 1988 का है, 1988 का। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 का है, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान कब का है? तो 2001 का। साक्षर भारत 2009 का। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 का। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है 1988 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो दक्षिण एशिया का सबसे नगरीकृत देश जो है पाकिस्तान है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? तो 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? तो ये है तमिलनाडु में, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। इन राज्यों में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, तो ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो गाजियाबाद में है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गाजियाबाद में है। वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर नगर, तो इनमें गाजियाबाद में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम है? तो इनमें हरियाणा में है, ठीक है। 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम है? तो हरियाणा में है। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में अब्रक नहीं पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है, लेकिन अब्रक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश 2011-12 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान था लगभग कितना? तो 24.5%। उत्तर प्रदेश 2011-12 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 24, अब तो 2025, 26, 27 का पूछा जाएगा ना बजट के अनुसार और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, तो ये अब अभी के लिए करंट का क्वेश्चन अलग होगा। वर्ष 2011-12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। अभी भी उत्तर प्रदेश ही सबसे पहला राज्य बना हुआ है दुग्ध उत्पादन में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक उत्पादन 2011-12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। अभी भी उत्तर प्रदेश में ही सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सुमेलित है? तो इनमें से सुमेलित है सांडी वन्य जीव अभ्यारण्य हरदोई में है। सांडी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? हरदोई में, सी आंसर हो जाएगा। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है।
ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य गौतम बुद्ध नगर में है, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई में है और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में है। ठीक है, ये सब पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है कहाँ? तो लखनऊ में स्थित है बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये आंसर हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है लखनऊ में, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो 9 है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या 9 है। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र कितना है? तो 9 है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो कभी भी डालूं तो आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकें। और ये सब जो भी सेशन डाल रहा हूँ तो ये किसी भी पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो PYQ होते हैं तो उससे काफ़ी आइडिया मिलते हैं और कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं और आसपास से भी क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वो भी क्लियर होते जाते हैं और कम से कम 12 से 15 साल का अगर क्वेश्चन कर लिया हो तो एक पूरा ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और इससे मतलब कि पीसीएस और IAS के क्वेश्चन से फिर जो निचले लेवल का क्वेश्चन होता है वो भी सोल्व हो जाता है। जैसे BSSC जो ग्रेजुएट लेवल होने वाला है, या फिर अदर स्टेट में जो शिक्षक भर्ती होगा उसके लिए भी, जैसे BPSC के तरह जो TR4 होगा, या फिर अदर स्टेट में जो शिक्षक के एग्ज़ाम होंगे उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और BSSC इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल और फिर रेलवे, बैंकिंग, जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।